School of Magic Season 2 Episode 79 टाइटल घातक वन। फायर क्लाउड वुड्स में नानियो और उसका दल सबसे पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वे फायर क्लाउड वुड्स में घूम रहे थे जैसे कि उन्होंने अपनी दिशा खो दी हो। सच तो यह था कि टॉप पर पहुंचने के बाद उन्हें पता नहीं था कि कहां जाना है। इस प्रकार वे केवल लक्ष्यहीन होकर घूम सकते थे। एक बार उस जगह का दौरा करने वाले बुजुर्ग ने उन्हें केवल यह बताया कि अग्नि आपदा फल उच्च तापमान के पास जंगल में पाए जाने की बहुत संभावना है। क्या किसी ने कोई आवाज सुनी, जैसे कोई फुफकार रहा हो? एक प्रतिबंधित सैनिक ने पूछा। हर किसी को डराना बंद करो। कोई बीस्ट यहाँ क्यों होगा? तापमान इतना अधिक है, टीम के सामने चलने वाली महिला ने धुतकारा। उगते सूरज की गर्मी से उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया था। अभी भी रात का समय था। यदि दोपहर होती तो वह स्थान भट्टी में बदल जाता और उन्हें मौत के घाट उतार देता। ये जी, क्या आपके पास अभी भी थोड़ा पानी है? मुझे एक घूंट पिलाए। सामने वाला टैंकर पलट गया और महसूस किया कि उसके पीछे पूरी तरह से खाली था। उसने अपना सिर नीचे किया और तुरंत पत्तों के माध्यम से किसी के खींचे जाने के निशान देखे। वह चौंक गया और घबराकर समूह को सूचना दी। कमांडर नान्यू येजी, जो हमारे पिछले हिस्से की रखवाली कर रहा था, गायब है। प्रतिबंधित सैनिक चिल्लाया। नान्यू ने अपना हाथ ऊपर उठाया और समूह को अपनी स्थिति में बने रहने का संकेत दिया। उसने जल्दी से खामोश लकड़ियों को छान मारा। आइए कदमों का पता लगाएं और उसकी तलाश करें। हो सकता है कि वह जंगल में रास्ता भटक गया हो। नानू असहमति में सिर हिलाया। जिन लोगों को अभियान में शामिल होने के लिए चुना गया था वे दुनहुआंग के मुख्यालयों के उत्कृष्ट मैजिशियन थे। वे न केवल अत्यंत सक्षम थे बल्कि पूर्ण रूप से आज्ञाकारी भी थे। किसी के लिए अपने नेता को सूचित किए बिना समूह छोड़ना असंभव था। बकवास, जूडोंग भी गायब है। वह आगे के रास्ते की जांच कर रहा था। एक अन्य सैनिक घबराहट में वापस आया और सूचना दी। नान्यू आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत दल में सभी को बताया, हम दुश्मन से अधिक संख्या में है। हमें इस जगह को तुरंत छोड़ना होगा। क्या हम यूजी को बचाने नहीं जा रहे हैं? हम अपने साथियों को कैसे छोड़ सकते हैं? प्रतिबंधित सैनिक ने पूछा। यदि आप चाहते हैं कि हम सभी यहाँ मरे तो आगे बढ़े और येजी की लाश की तलाश करें। उसका आदेश मिलते ही दल ने तुरंत जंगल छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही सैनिक जल्दी में निकल रहे थे, कुछ अन्य भी हवा में गायब हो गए थे। अंत में सभी को एहसास हुआ कि जंगल कितना भयानक था। उनमें से प्रत्येक उन लोगों से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था जो गायब हो गए थे। फिर भी यह सब बिना किसी आवाज के लगभग गायब हो गया। ना ही खून का कोई निशान था। एकमात्र सुराग पत्तों के माध्यम से किसी को खींचे जाने के निशान थे। नान्यू एक उत्कृष्ट मैजिशियन थी। हालांकि जब उसके दल के सदस्य खतरे में थे तो वह बीस्टों की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकी। वह स्पष्ट रूप से निहित था कि जीव उनसे काफी मजबूत था। नान्यू ने टीम को अपनी अटकलों के बारे में बताया। वे और भी डर गए, जबकि प्रतिबंधित सैनिक ने असमंजस में कहा, अगर इसकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है तो यह हम सभी को एक साथ मारने के बजाय एक एक करके हमें क्यों मार रहा है? शायद यह हमें शिकार करने का मजा ले रहा है, जैसे बिल्ली चूहे का शिकार करती है। अगर हम यहाँ रहना जारी रखते हैं तो यह हमें मारता रहेगा। नान्यू ने आत्मविश्वास से कहा। यह जगह क्या है? मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम अग्नि आपदा फल को खोजने का प्रबंधन करें, हमें फायर क्लाउड वुड्स में छिपे राक्षस जानवरों द्वारा मिटा दिया जाएगा।
अग्नि मेघ वृक्षों की पत्तियां चिलचिलाती धूप की पक्षधर थी। वे पेड़ों के लिए पोषक तत्वों के रूप में हवा में गर्मी को भी अवशोषित करेंगे। प्रत्येक पत्ती केवल सीमित मात्रा में सूर्य के प्रकाश और गर्मी को अवशोषित कर सकती थी और 7 दिन उनका औसत जीवन काल था। नई पत्तियां उनकी जगह लेंगी, यही कारण था कि पहाड़ी की चोटी मेपल के पत्तों के समान लाल पत्तों में ढकी हुई थी, जिससे एक धधकते लाल कालीन का निर्माण हुआ। इस पर चलने वालों को जमीन की तुलना में अधिक तापमान और एक अलग तरह की कोमलता महसूस हो सकती है। फायर क्लाउड वुड्स में कदम रखते ही आदर्श को थोड़ा पछतावा हुआ। जगह एक भूल भुलैया की तरह थी, क्योंकि प्रत्येक पेड़ बिल्कुल एक जैसा दिखता था, यहाँ तक कि उनका आकार भी। लाल गिरी हुई पत्तियों से ढकी जमीन किसी को यह पहचानने से रोक रही थी कि किस दिशा में जाना है। आदर्श उस गुफा का पता लगाने में असमर्थ थे जो उसे वापस पहाड़ी की तलहटी में ले जाएगी। थकान महसूस करते हुए आदर्श जल्दी से आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। वह उग्र जादूगरनी के पास लौटने पर विचार कर रहा था। जंगल में लक्ष्यहीन रूप से चक्कर लगाने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय उसे दिशा दिखाने के लिए कहने के लिए वह अपने पैरों पर उठने ही वाला था कि उसे अपने हाथों पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने उन्हें उठाया और चुकाने वाला पाया कि उसके हाथ लाल तरह से दागे गए थे। वह उन्हें सूंघने के लिए करीब ले आया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। यह खून था और यह एक इंसान के खून जैसा लगा। आदर्श ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और पत्तियों के गलीचे की जांच की कि जिस पर वह बैठा था, और महसूस किया कि उसके पास के पत्तों का रंग उज्जवल था। खुरदुरी नजर से वह अंतर नहीं बता सका, लेकिन पता चला कि पत्ते खून से सने हुए थे। आदर्श ने जल्दी से चारों ओर देखा और पत्तों के ढेर के बीच एक खूनी कटा हुआ हाथ देखा। हाथ किसी महिला का लग रहा था। इसकी संरचना को देखते हुए आदर्श लाशों को देखने के आदी थे। उसे पता चला कि महिला की मृत्यु बहुत पहले नहीं हुई थी और उसने उसके शरीर के अन्य अंगों की खोज करने की कोशिश की, जबकि वह सोच रहा था कि क्या कोई अन्य मैजिशियन बर्निंग वैली में आ गया है। आदर्श को बैटल मैजिशियन के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि करने की इजाजत करने के लिए उसे बैट जैसी चीज को खोजने में कुछ प्रयास करना पड़ा। न केवल एक भूल भुलैया जैसी जगह है, इसमें बहुत सारे डिमन बीस्ट भी है जो मनुष्यों को खाते हैं। उम्मीद है कि राधा और अन्य यहाँ ना हो, अन्यथा यह बहुत खतरनाक होगा। आदर्श ने जल्दी से लाश को दफन कर दिया। लाशों को दफनाना कुछ नैतिक सिद्धांत था जिसका हर हंटर पालन करता था। जैसा कि हंटर हमेशा जंगल में अपने जीवन को खुद जोखिम में पाते थे। वे कभी नहीं जानते थे कि क्या वे शिकार के दौरान डीमन बिस्टों द्वारा मारे जाएंगे और जंगल में मर जाएंगे। इसलिए जब कोई जंगल में किसी की लाश को देखता है तो वे मृत्यु को जमीन में गाड़ने का आसान उपकार करने से नहीं चूकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यदि उनका भी वही हश्र होता तो कोई और उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। यह प्रफुल्लित करने वाला लग सकता है, लेकिन यह भी एक संकेत था कि हर मैजिशियन जिसने हंटर बनने का फैसला किया था वह मरने के लिए तैयार था। दूसरी ओर अग्नि आपदा फल खोजने के लिए आग्रह हो सकता है, लेकिन आदर्श पूरी तरह से रुचि खो चुका था। सबसे पहले अग्नि आपदा फल की रखवाली करने वाली उग्र जादूगरनी बहुत मजबूत थी, इसलिए फल लेने की कोशिश करना आत्महत्या करने के समान था। दूसरा, वह वही थी जिसने उसकी जान बचाई थी, और वह एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं था जो उसके साथ फल के लिए झगड़ा करेगा। बर्निंग वैली के कुछ देशी उत्पादों को लूटते समय उनका मुख्य ध्यान राधा और अन्य को ढूंढना था, ताकि शंघाई लौटने पर वह उन्हें बेच सके। वह अपने लिए कुछ इक्विपमेंट ले आता था और स्कूल में उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे बेवकूफ़ों को धमका सकता था, जो इसे एक लाभदायक साहसिक कार्य बनाने के लिए पर्याप्त था।
स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 80 टाइटल प्राकृतिक सौंदर्य नानियों। आदर्श बस एक दिशा में चला गया और किसी तरह दूसरे आदमी की लाश पर ठोकर खा गई। इसी तरह यह ताजा खून में ढका हुआ था। उसके शरीर को जीव ने आधा फाड़ दिया था, लेकिन खाया नहीं। उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु से ठीक पहले प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट की अभिव्यक्ति यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि उसने अपनी मृत्यु से पहले क्या अनुभव किया था। यह बताना मुश्किल था कि खजाने की खोज करते समय कितने मैजिशियन जंगल में मर गए थे। फिर भी इन मैजिशियनों के बिना राक्षस के जानवरों के क्षेत्र में संसाधनों की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाले बिना मनुष्य और डीमन बिस्टों की तुलना में बहुत कमजोर होगा। आदर्श एक हंटर था, इसलिए उन्होंने दुख को स्पष्ट रूप से समझा। उसने आग लगा दी और लाश को जला दिया ताकि शरीर को कोई अन्य डीमन बिस्ट ना खा जाए। जादुई बेल उलझाना। जंगल से अचानक एक स्त्री की बर्फीली आवाज आई। आदर्श ने लाश को जलाने के बाद घात लगाकर हमला करने वालों को देखा। सौभाग्य से जब वास्तविक मुकाबलों की बात आई तो वह नौसिखिए नहीं थे। जब उन्होंने मैजिक की ऊर्जा तरंग को महसूस किया, उन्होंने पहले ही शैडो एलिमेंट स्टार पैटर्न तैयार कर लिया था। नीले मैजिक की लताएं आदर्श के पैरों के नीचे तेजी से बढ़ी, जैसे कि वे जीवित हो, ऊपर की ओर फुफकार रही हो और आदर्श के फिगर के चारों ओर लपटे रही हो। हालांकि आदर्श की आकृति धीरे धीरे पास के पेड़ों की शैडो में घुल गई। यह ऐसा था जैसे वह ट्रंक पर एक ब्लैक शैडो छोड़कर पतली हवा में गायब हो गया था। वहां कौन है? एक बार मैं बाहर आओ। आदर्श धीरे ट्रंक के पास दिखाई दिया। लाइटनिंग तुरंत उसकी हथेली पर चटकने के साथ प्रकट हुई। मुझे सवाल पूछने वाला तुम कौन हो? कुछ दूरी पर कंधों तक पीले बालों वाली एक लंबी महिला दिखाई दी, जो आदर्श को उदासीनता से घूर रही थी। आदर्श मुस्कुराया जब उसने महिला को एक जलियो नाक और उसके सीने पर एक बिल्ला देखा। क्या सेना पैसे से बाहर चल रही है? यहाँ कुछ सोना खोदने की कोशिश कर रही है। हमें न्याय करने के लिए हमें आपके जैसे बेकार हंटर की जरूरत नहीं है। नानियों ने आदर्श पर हमला करना जारी नहीं रखा। हालांकि आदर्श ने अपना हंटर बैज नहीं पहना था, लेकिन उसके स्वभाव से उसकी पहचान साफ तौर पर पता चल गई थी। आपके कई साथी मारे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि आप कुछ उपयोगी पा सके, आपकी टीम का सफाया होने वाला है। नन्यू कुछ नहीं बोली और धीरे से अपने होठों को काट लिया। जैसे कि आदर्श ने उल्लेख किया था, उनके दल ने यहाँ बहुत से सदस्यों को खो दिया था। फायर क्लाउड वुड्स उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। नरसंहार से बचने के लिए वे केवल एक सुरक्षित स्थान पर छिप सकते थे। जब आप अपने दम पर घूम रहे होते तो आप कैसे हानिकारक हो, ऐसा नहीं लगता। आप अपनी कल्टीवेशन के इस क्षेत्र के जीवों को संभालने में सक्षम हो, नानियों ने कहा। आदर्श ने बेहद खूबसूरत महिला कमांडर का निरीक्षण किया। उसकी नजरें उसके बालों से लेकर ढीली आर्मी पैंट तक छा गई। उसके पैर बेहद लंबे थे। ढीली सेना की पैंट उसके मांसल पैरों को नहीं छिपा सकती थी। फिर भी उसके बछड़े काफी पतले थे। उसके पैर पतले पहले से ही इतने लंबे और सीधे थे, बिना हील्स पहने वास्तव में एक सुंदरता। महिला का कद बकाया था पुरुषों में। आदर्श की लंबाई कम नहीं थी, फिर भी महिला उनसे केवल 1 से 2 सेंटीमीटर छोटी थी। अपने डंठे सुंदर चेहरे के साथ वो छोटे लड़कों को नीचे देखते हुए काफी गरिमापूर्ण दिखती थी। उनसे अपनी इच्छा से प्रस्तुत करने का आग्रह करती थी। फिर भी छोटी लड़कियों का सामना करते समय उनकी सुंदरता उन्हें चकाचौंध कर देती थी, जिससे लड़कियों को उनके यौन अभिविन्यास के बारे में संदेह होता था। उसकी नाक दुर्लभ जलियो नाक थी, जो एक चमकदार एक पलक
वाली आंखों की एक जोड़ी के साथ संयुक्त थी। आदर्श पवित्र पुरुष या कब्रों के प्रशंसक नहीं थे, लेकिन उन्हें महिला कमांडर की तटस्थ सुंदरता बहुत आकर्षक, कुछ हद तक सुंदर और लुभावनी लगी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पुरुष पुरुष था या टॉमबॉय। जो अधिक महत्वपूर्ण था वह उनका रूप था। वह इस बात की कम परवाह नहीं कर सकता था कि वे किस तरफ झुके हुए, क्योंकि अच्छे दिखने से दुनिया गोल हो जाती है। आदर्श की निरंकुश निगाहों से वाकिफ होने पर नन्यू की आंखें ठंडी हो गई। उसने जल्दी से आदर्श को एक लंपट के रूप में टैग कर दिया और उसके साथ बातचीत करते समय तुरंत अधिक सतर्क हो गई। यदि आप मिशन छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने लोगों से मेरा अनुसरण करने के लिए कह सकते हैं। मैं तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, आदर्श ने कहा। हमें अग्नि आपदा फल नहीं मिला। नन्यू के खत्म होने से पहले ही आदर्श की हंसी छूट गई। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, इसके बारे में भूल जाओ। तुम आग के बादलों के जंगल से भी नहीं निकल सकते। अग्नि आपदा फल पाने की कोशिश करने के बारे में मत ही सोचो तो बेहतर है। मुझे पता है कि यह कहाँ है, लेकिन अग्नि आपदा फल का संरक्षक ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। हमें उसके लिए चींटियों को मारने जैसा होगा। अपने लोगों का जीवन बर्बाद मत करो। बस मेरी बात सुनो और जब तुम्हारे पास अभी भी मौका हो तो छोड़ दो, या सिर नीचे करो और कुछ सोल सीडो या स्पिरिट सोल सीडो के टुकड़े लूटो और अपने वरिष्ठों को वापस रिपोर्ट करो। नन्यू ने भवें कोड़ ली। उसे आदर्श का लहजा पसंद नहीं आया। फिर भी वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी कि उसके दल को किसी घातक जीव द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। उनकी संख्या घटती बढ़ती रही, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि उन पर हमला कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आदर्श ने कमांडर को झिझकते देखा तो जारी रखा, आपके दल पर हमला करने वाला प्राणी 3 सिरों वाला डीमन अजगर होना चाहिए, जो इस फायर क्लाउड वुड्स में खाद्य श्रृंखला के टॉप पर है। आदर्श ने रास्ते में लाशों का निरीक्षण किया था और देखा कि लाशें एक ही कारण से मरी थी, पॉइजन, फायर और टूटी हुई हड्डियां। एकमात्र प्राणी जो उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो सकता है वह 3 सिर वाला डीमन अजगर होगा, जिसने उसे भी शिकार करने की कोशिश की थी। आप यह कैसे जानते हैं? नन्यू ने उसे सतर्कता से पूछा। मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, क्या आप हार मानने वाले हैं या यहाँ रहना जारी रखेंगे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे? आदर्श नन्यू के साथ साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यदि वे सेना से नहीं होती, या तथ्य यह है कि वह महसूस कर रहे थे कि अफसोस की बात होगी कि अगर डीमन विश द्वारा इतनी सुंदर लड़की को मार दिया गया तो वह उनकी मदद करने की परवाह नहीं करेगा। उग्र जादूगरनी ने 3 सिर वाले अजगर को चेतावनी दी होगी। इस प्रकार जब वह जंगल में घूम रहा था तब भी उसे परेशानी करने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं थे। नान्यू काफी देर तक झिझकी। उसकी आंखें आदर्श को घूर रही थी और देखने की कोशिश कर रही थी क्या वह उन्हें फंसा रहा था। हालांकि जब उसे याद आया कि अब जंगल में रहने से उसके लोग अत्यधिक खतरे में पड़ जाएंगे तो आखिरकार वह मान गया और आदर्श से पूछा, क्या आप हमें सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं? होना चाहिए, लेकिन मुझे पहले अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। हम साथ चलेंगे, आदर्श ने कहा। आदर्श कुछ चीजों को धीरे धीरे करना पसंद नहीं था। उग्र जादूगरनी की ताकत को देखने के बाद उसने तुरंत अग्नि आपदा फल को सुरक्षित करने के विचार को त्याग दिया। फिर ठीक है, बेहतर होगा तुम मुझसे झूठ ना बोलो, नन्यू ने कहा। आदर्श ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं दयालु था और तुम्हारे लुक्स के कारण भी, जिसके बारे में बोलते हुए ऐसा लगता था कि सेना में महान सुंदरियों को खोजना आसान था। स्कूल या शहरों की लड़कियों की तुलना में ली मैन और उससे पहले की महिला की गुणवत्ता सबसे अच्छी थी। उनके जैसा ऑरा, एक और स्वभाव जो युवा पुरुषों के दिल में प्रवेश कर सकता था। कुछ ऐसी लड़कियां नहीं थी जो अपना अधिकांश समय
सौंदर्य और प्रसाधन, शानदार बैग और खरीदने के लिए कपड़ों की नकल कर सकती हो। झट का साड़ा लफंटर। नन्नू ने अपने दिमाग में आदर्श को गाली दी। नन्नू ने आदर्श की तरफ देखा। सेना में किसी ने भी उससे इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं की थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।